हेलो एवरीवन। सो फाइनली कल ही यूपी प्रीलिम्स जो है, यूपी जुडिशरी का जो प्रीलिम्स है दैट हैज़ बीन कंडक्टेड फाइनली। सो बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जो इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे एंड ये जो बम्पर वैकेंसी आई है दिस इज़ समथिंग हिस्टोरिकल फॉर द एस्पिरेंट्स। कभी भी आज तक ऐसा जुडिशरी की लाइन में नहीं हुआ है कि एक बार में इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं, 610 वैकेंसीज, दे मैटर अ लॉट। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ऐसी बम्पर वैकेंसीज हमारे लिए आई है। सो आई होप सब लोगों ने प्रिपरेशन अच्छी की थी एंड कल का पेपर सबका अच्छा गया है। एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू फर्स्टली आपके रिज़ल्ट के लिए, बिकॉज ये जो वैकेंसीज़ हैं, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, इसमें इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट कि आप बहुत ईजिली इसमें सिलेक्शन अपना ले सकते हो। एंड यूपी बीइंग दी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली है, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज़ अक्यूमुलेट हो गई थी। क्योंकि एज यू ऑल नो कि 2016 में हुआ था, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, नाउ इन 2018 दे हैव कंडक्टेड इट येस्टरडे। सो इसीलिए माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर द रिज़ल्ट। एंड टॉकिंग अबाउट द पेपर, सबसे पहले तो कल ही पेपर हुआ है एंड वन ऑफ आवर स्टूडेंट ही शेयर्ड द पेपर विद अस। और हम लोग एज ऑलवेज हम लोग सबसे पहले यूपी जुडिशरी प्रीलिम्स का जो पेपर सोल्यूशन है ये आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सो बेसिकली कल के पेपर का अगर मैं आपको एक फीडबैक दूँ तो पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। सो बेसिकली पेपर जो था वो बहुत ही मीडियम कैटेगरी का था, एज इफ़ कि वो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली उन्होंने सेक्शंस पूछ रखे थे, बट कई सारे केस लॉज उन्होंने पूछे हैं जो सारे के सारे अभी रीसेंट जजमेंट्स हैं। 2017-18 के सारे जजमेंट्स उन्होंने पूछे हैं। बेसिकली इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो आईपीसी के, बेसिकली आईपीसी के बहुत सारे जजमेंट्स पूछे गए हैं। हमने क्लास में आईपीसी पढ़ते टाइम भी ये बात डिस्कस करी थी एंड मैंने आपको पढ़ाते टाइम व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट सेक्शन 377 आईपीसी, दैट इज़ अननेचुरल ऑफेंसेस, और जब हम लोग सेक्शन 497 आईपीसी अडल्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसमें नवतेज सिंह जौहर और जोसेफ श्राइन वाला केस पढ़ा था। और जितनी बार मैंने उस केस का नेम लिया था इस क्लास में पढ़ाते टाइम आपको, तब मैंने आपको बोला था कि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस 110% आएंगे ही आएंगे। एंड लुक व्हाट द रिजल्ट इज़। नवतेज सिंह जौहर पे 1 से 2 क्वेश्चंस आए हैं, जोसेफ श्राइन पे भी 1 से 2 क्वेश्चंस आए हैं। तो करीबन 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हीं सब केस लॉज में से आए हैं जो अभी रिसेंट केस लॉज हैं। दोज आर द हिस्टोरिकल केस लॉज एंड जो कि क्लास में आपको स्पेशली एम्फसाइज करके बोला गया था कि इन केस लॉज में से आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिकॉज यूपी हैज़ ऑलवेज डन इट कि हमेशा यूपी में रीसेंट जजमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बिकॉज यूपी इज़ समथिंग जहाँ पे कि सिर्फ बुकिश नॉलेज को वो लोग फॉरवर्ड नहीं करते हैं कि सिर्फ सेक्शंस पूछ लिए या फिर सेक्शन के कीवर्ड्स पूछ लिए। नो, they just want to test what is your approach towards the questions। तो इसीलिए प्रैक्टिकल सिनेरियो वो लोग ज़्यादा पूछते हैं। इसलिए यूपी के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे बड़ी बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो है आपके रीसेंट केस लॉज। एंड ये जो अभी पास्ट 6 मंथ्स 7 मंथ्स में जितने भी केस लॉज आए हैं, ये सारे के सारे इंक्लूडिंग 2017 वाले जजमेंट्स जो हैं, ये सारे जजमेंट्स जो हैं ये इतने रीसेंट हैं, प्लस दे आर सच हिस्टोरिकल जजमेंट्स कि उनमें जो चीज़ बोली गई है कोर्ट के थ्रू, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि सेक्शन 377 नवतेज सिंह जौहर, जिसमें पूरे के पूरे सेक्शन 377 को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया। सेक्शन 497 अडल्ट्री को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के इट इज़ नॉट एन ऑफेंस एनी मोर कि हस्बैंड कैन नॉट बी अ मास्टर ऑफ हिज वाइफ। तो ये चीज़ बोली गई है जोसेफ श्राइन में, जिसमें यूसुफ अब्दुल अजीज़ वाला जो और सौमित्री वर्सेस विष्णु वाला जो केस लॉ है उसको ओवर रूल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे।
बेसिकली मैं अगर इसको बहुत जनरल टर्म्स में बोलूँ, बेसिकली जो हमने आपको अपनी क्लासेस के दौरान बताया था, अगर आपने वो फॉलो किया है तो इट इज़ अ 200% गारंटी कि इस बार आपका ये जो प्रीलिम्स कल हुआ है ये 200% क्लियर होगा ही होगा। बिकॉज लाइक 80% ऑफ द पेपर, जब मैंने पेपर देखा 80% ऑफ इट वॉज कि हम ऑलरेडी ये क्लास में एम्फसाइज करके ऑलरेडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता चुके हैं। एंटिसिपेटरी बेल पे क्वेश्चन आया है, केस लॉस पे क्वेश्चन आया है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट और मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आया है। इसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस के भी बहुत ऑब्वियस क्वेश्चंस आए हैं, कोई बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल क्वेश्चंस, अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस नहीं आए हैं। क्वेश्चंस वर क्वाइट ईजी, बट येस, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली केस लॉज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, इसीलिए पेपर का जो एक लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ओनली बिकॉज ऑफ द केस लॉज। वरना द लेवल ऑफ द पेपर इज़ वेरी गुड, इट वॉज वेरी मच अचीवेबल। एंड अगर ये चीज़ प्रिज्यूम कर रही हूँ कि हमने आपको यहाँ पे जो जो लेक्चर्स में बताया है, अगर आपने वो फॉलो किया है तो 90% ऑफ दी स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका पेपर यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। बिकॉज एवरीथिंग जो कि पेपर में आया है, 80% ऑफ दी चीज़ें जो हैं वो आपको स्पेशल एम्फसाइज करके बताई गई थी। रेस्ट 20% जो है वो बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं जो आपको बोली गई थी कि ये इंपॉर्टेंट है। 80% चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ वो ऐसी हैं जिन पे स्पेशल स्टार मार्क करवाया गया है कि ये तो आपको पढ़नी है, इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एंड बाय लक क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। तो इट शुड बी वेरी ईजियर फॉर यू टू क्लियर द पेपर्स एज कंपेयर टू द अदर एस्पिरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली वो चीज़ें बताई गई थी। सो लेट्स स्टार्ट विथ यूपी पेपर। यूपी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यूपी का जो पेपर है, यूपी के पेपर में लोकल लॉज जो हैं यूपी के प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। दैट इज़ एन एडवांटेज, क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसके जुडिशरी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लोकल एक्ट्स है। बाकी सारे स्टेट्स में लोकल एक्ट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बट यूपी में बहुत सारे लोकल एक्ट्स हैं और मोस्ट ऑफ देम लाइक 90% ऑफ दोज लोकल एक्ट्स वो सारे के सारे बहुत लेंदी हैं, वो बहुत लेंदी एक्ट्स हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि प्रीलिम्स में आपके लोकल एक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में आपका जो सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन होता है वो होता है जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन का। जूरिस्प्रूडेंस के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं और जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, लेट मी से, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट नहीं है, लिमिटेड है कि किसने क्या बोला, किसकी कौन सी बुक है, कौन से स्कूल से कौन बिलोंग करता है। तो इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर इन जूरिस्प्रूडेंस। सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ़ायदा क्या है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको लॉ पेपर में तो हेल्पफुल होगा ही होगा। इसके अलावा जो आपका जीके जीएस का पेपर है ये आपको उसमें भी बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज उसमें पॉलिटी का पूरा पार्ट पूछा जाता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू लाइक स्कोर। एंड क्रिमिनल एंड ऑल बाकी सारे जो हैं इसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं यूपी के अंदर। इंटरनेशनल लॉ आता है जिसमें आपके यूएन चार्टर एंड द इंटरनेशनल करंट इवेंट्स आते हैं। जूरिस्प्रूडेंस आता है, देन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, देन आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी, टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। और इसीलिए ये जो है यूपी का प्रीलिम्स बेसिकली इजी इसलिए हो जाता है उसका लॉ पेपर, क्योंकि इसमें वो जो दूसरे एक्ट्स हैं लाइक एसआरए, लिमिटेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब इसमें नहीं आते हैं। बहुत ही बेसिक एक्ट्स, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ एक्ट्स जो है प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इट शुड हैव बीन वेरी मच ईजियर फॉर यू कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। प्लस द बम्पर वैकेंसीज मेक्स इट इवन मोर ईजियर फॉर यू पीपल टू क्लियर दिस एग्जाम दिस टाइम। सो बेस्ट विशेस फॉर दैट। आज हम इस पेपर का डिस्कशन करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली सी। आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं, एज इन बहुत केयरफुली आपको डिटेल्स में सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं। बिकॉज क्वेश्चन अगर आपने गलत पढ़ लिया
तो आंसर आते हुए भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे ये नॉट वर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगर कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स बहुत हेस्ट में रहते हैं, अगर उस जल्दबाजी में आप ये नॉट वर्ड क्लियरली रीड करना भूल गए तो आपको लगेगा कौन सा करेक्टली मैच्ड है और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे। इसीलिए रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको पता है कि इसका आंसर फर्स्ट वाला ही है, लेकिन फिर भी आप चारों ऑप्शंस एक बार रीड ज़रूर करो, क्योंकि कई बार होता है कि चारों में से आपको 2 ऑप्शंस लग रहे होंगे कि ये तो दोनों सही है, पर उन दोनों में से कोई एक ही ऐसा होगा जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, वो आपको टिक करना है। तो कभी भी फर्स्ट देखते ही आपको टिक नहीं करना है, मार्क नहीं करना है। पहले आपको सारा क्वेश्चन सारे ऑप्शंस केयरफुली रीड करने हैं, उसके बाद ही आपको अपना ऑप्शन मार्क करना है। तो प्लीज़ रीड योर क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बिकॉज उससे आपके आते हुए मार्क्स भी चले जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा तो जो मार्क्स आपको आने चाहिए थे वो भी चले जाएंगे। ऑलराइट, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये बोलता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप यहीं पे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैं आपको जस्ट पहले बता रही थी कि जो भी हमारे यहाँ से लीगल फ्लैग की तरफ से जो भी आपको लेक्चर्स डिलीवर हुए हैं, उनमें आपको जो चीज़ें स्पेशल एम्फसाइज करके बताई गई थी कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, और वही क्वेश्चंस आए हैं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द यूपी जुडिशरी 2018 पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई जस्ट स्टेटेड। हमने आपको जब आईपीसी पढ़ा रहे थे तब आपको सेक्शन 377 के साथ नवतेज सिंह जौहर वाला केस बताया था। सबसे पहले नास फाउंडेशन वाला केस था, फिर सुरेश कौशल वाला केस था, उसके बाद नवतेज सिंह जौहर वाला केस आया जिसने सुरेश कौशल वाले केस को ओवर रूल करके नास फाउंडेशन की जो प्रिंसिपल था उसको अपहेल्ड किया था। तो ये चीज़ मैंने आपको बोली थी कि दिस इज़ अ केस लॉ जिसमें कोर्ट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बोली हैं। नवतेज सिंह जौहर वाले केस लॉ में कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करी है, सोशल मोरालिटी की बात करी है, एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एंड सबसे पहला ही क्वेश्चन जो है इट इज़ फ्रॉम दैट पार्ट। नवतेज सिंह जौहर ये बोलता है सेक्शन 498 के बारे में, जबकि हमने अभी पढ़ा, मैंने अभी आपको बताया कि नवतेज सिंह जौहर इज नॉट अबाउट सेक्शन 498, रादर इट इज अबाउट सेक्शन 377 आईपीसी, दैट इज अननेचुरल ऑफेंसेस। ऑलराइट, तो डेफिनेटली हमारा आंसर तो ए ही है, बट फिर भी हमें सारे आंसर्स पढ़ने हैं। KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान थेफ्ट का है, ये हमें पता है। निहारेंदु दत्त मजुमदार वर्सेस एम्परर, ये सेडिशन के ऊपर है, सेक्शन 124A। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम, ये किडनैपिंग का केस है, 361। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 498A। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग केसेस, और इन केसेस को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। मतलब कहीं पे भी अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंशन है और इंक्रीजिंग में लगाना है या डिक्रीजिंग में लगाना है, ये चीज़ अगर मेंशन नहीं है एक्सप्रेसली, तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इट शुड ऑलवेज बी फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। सबसे पुराना केस सबसे पहले आप लगाओगे और सबसे लेटेस्ट केस सबसे लास्ट में आएगा। तो इसमें हम चारों में से हम ये क्लास में ये भी हम पढ़ चुके हैं, और अभी मैंने आपको बताया जोसेफ श्राइन का केस जो है उसमें सौमित्री वर्सेस विष्णु वाला, यूसुफ अब्दुल अजीज़ वाला केस को ओवर रूल किया गया है, और वही चीज़ इसमें फिर से मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है जो हमने आपको इम्पॉर्टेंट बताया था। जोसेफ श्राइन वाला जो केस है ये सबसे रीसेंट केस है अगर हम सेक्शन 497 की बात करें, which talks about adultery as an offence. Adultery is no more an offence. It was held in Joseph Shrine versus Union of India. All right, तो इसीलिए this has to be on number 4 क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है, और इसने किसको ओवर रूल किया है? यूसुफ अब्दुल अजीज़ वाले को ओवर रूल किया है, तो ये नंबर 3 पे होगा। तो 3 और 4, दिस ट्रिक आई एम टेलिंग यू कि कई बार होता है
कि रिसेंट केस लॉज आप पढ़ के गए हो तो आपको जोसेफ श्राइन वाला केस पता होगा, और जोसेफ श्राइन की वजह से आपको अब्दुल अजीज़ वाला केस भी पता होगा क्योंकि उसमें उसका मेंशन किया गया है। बट ये दो केस के, रेवती वाला केस और कल्याणी वाले केस के बारे में हो सकता है आपको ना पता हो, तो यू हैव टू यूज़ दिस स्ट्रैटेजी। जो पता है पहले उसको मार्क कर लो। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? 4, उसके पहले वाला यूसुफ अब्दुल अजीज़, वो 3rd नंबर पे होगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें लास्ट जो है वो नंबर 4 है और उससे पहले नंबर 3 है, वो एक ही ऑप्शन है। लास्ट जो है वो नंबर 3 है और उससे पहले वाला जो है वो नंबर 2 है। नंबर 3 जो है वो 4th प्लेस पे है, नंबर 2 जो है वो सेकंड लास्ट प्लेस पे है। ऐसा जो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 और 2 आ रहा है, उसके बाद 1 है, मतलब उसके पहले यूसुफ अब्दुल अजीज़ वाले के पहले डब्ल्यू कल्याणी वर्सेस स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर वाला केस है, एंड सबसे पहला केस है वी रेवती वाला केस, इसलिए वो सबसे पहले दिया गया है। तो ए विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, तो ये ट्रिक है। अगर कुछ नहीं भी पता है तो जितना पता है उससे पहले ऑप्शन को गेस कर लो आप और फिर उसको टिक कर दो। ऑलराइट, 3rd, अगेन वही चीज़ जो मैं ऑलरेडी आपको इतनी देर से आई एम रिपीटिंग अगेन एंड दिस मेक्स मी वेरी हैप्पी टू स्टेट दैट हम लोग जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं दैट इज़ कंटिन्यूसली बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशन में कंटिन्यूसली वो सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। सो दैट मेक्स मी लाइक इमेंसली हैप्पी कि हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे वही चीज़ें बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में श्योर शॉट है कि आनी ही आनी है, और वही चीज़ें ये 3rd क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में लगातार वही बात मैं फिर से स्टेट कर रही हूँ। सो 3rd क्वेश्चन इज फॉलोइंग केसेस, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में बोला है कि हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज वाइफ? अभी मैंने आपको बताया है कि ये जोसेफ श्राइन में बोला गया है। ए इज द राइट आंसर। दिस इज अ रीसेंट जजमेंट। ये रीसेंट जजमेंट है, इट इज़ लाइक 8 to 9 months बैक ये जजमेंट आया है, एंड दिस इज़ अ रीसेंट जजमेंट जिसमें सेक्शन 497 अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, स्टेटिंग दैट हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज वाइफ। ऑलराइट, इसके अलावा जितने भी ये केसेस हैं, ये सारे केसेस जो हैं ये डिवोर्स से रिगार्डिंग हैं, जिसमें से सरला मुदगल और लिली थॉमस जो है वो सेकेंड मैरिज के रिगार्डिंग है, एंड कैलाश सिंह वर्सेस प्रीति परिहार भी डिवोर्स का केस है। तो इसीलिए जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ए विथ द इंटेंट टू मर्डर administered a fatal dose of poison to Z, and then while Z was still alive, a stranger B without A's knowledge attacked Z and shot him dead. पहले A ने उसको poison दे दिया, alright, and then पॉइजन खाने के बाद भी जब जेड जो था वो थोड़ा सा जिंदा था, थोड़ी सी लास्ट ब्रेथ थी उसमें, तो बी एक स्ट्रेंजर है, उसने आके उसको शूट कर दिया एंड ही डाइड। ही डिड नॉट डाई ड्यू टू द पॉइजन, ही डाइड ड्यू टू द शूटिंग। ऑलराइट, तो इसमें से ए एंड बी बोथ वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर? नो, बिकॉज मर्डर इज कॉजिंग डेथ। यहाँ पे ए ने ही डिड नॉट एक्चुअली कॉज डेथ, हिज इंटेंशन वॉज टू कॉज डेथ, बट एक्चुअल डेथ कॉज हुई नहीं है। उसने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर दी, जितना भी एक डेथ कॉज करने के लिए जितने भी चीज़ें ज़रूरी थी उसने वो सारी चीज़ें कर दी, बट एक्चुअल जो रिजल्ट था इट डिड नॉट अकर। ऑलराइट, ए वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड बी विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड भी नहीं होगा क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड का मतलब ही ये होता है किलिंग ऑफ अ लिविंग बीइंग, तो यहाँ पे किलिंग नहीं हुई है, तो इसीलिए सी विल बी द आंसर, जिसमें ए जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए गिल्टी है, कि उसका इंटेंशन क्या था, टू कॉज मर्डर, बट अटेम्प्ट ही रह गया बिकॉज वो मरा नहीं उसकी वजह से, ही डिड नॉट डाई। बट बी जो है वो मर्डर के लिए होगा, वाई? बिकॉज ही जस्ट शॉट हिम डेड, ऑलराइट। लास्ट ऑप्शन तो है ही नहीं, ए वुड बी गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी, नहीं, इंस्टिगेशन का मतलब अबेटमेंट होता है, यहाँ पे तो कोई अबेटमेंट है नहीं क्योंकि बी जो था वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर था, ए ने बी को कहीं भी अबेट नहीं किया है यहाँ पे, तो 4 तो होगा ही नहीं। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्स जेड
in order to induce Z to confess that he committed a crime. Alright, A is guilty of what offense? इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 330. ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही है, सेक्शन 330 का फर्स्ट इलस्ट्रेशन ही ये है, तो ये सेक्शन 330 के अंदर आएगा. सेक्शन 330 इज कॉजिंग हर्ट इन ऑर्डर टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन. ऑलराइट, 331 से यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं. 331 नहीं होगा, 331 क्या है? कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन. तो यहाँ पे सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा है, दैट अमाउंट्स टू हर्ट. ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है, तो इसीलिए इसका 330 होगा. प्लस यही एग्जाम्पल जो है, यही इलस्ट्रेशन सेक्शन 330 का फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, तो आंसर इज 330. क्लियर कट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A who was entrusted by B. A who was entrusted by B with certain blocks for printing a catalog. Alright, A जिसको कुछ ब्लॉक्स जो थे वो एंट्रस्ट किए गए थे कैटलॉग प्रिंट करने के लिए, बट उसने क्या किया, उन ब्लॉक्स से राइवल फर्म का कैटलॉग प्रिंट कर लिया. तो जहां पे भी ये वर्ड आता है एंट्रस्टमेंट, वहां पे क्लियर कट इट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे उसने उसको मिस एप्रोप्रिएट नहीं किया है. यहाँ पे एंट्रस्टमेंट वाली बात है, एंट्रस्टमेंट वाली बात है, तो हमेशा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आएगा, क्योंकि कुछ ट्रस्ट कॉन्फिडेंस रख के उसको वो चीज़ दी गई थी, बट ही डिड नॉट मेक द करेक्ट यूज ऑफ इट. जो उसको बोला गया था उसने उसके अगेंस्ट जाके काम किया है, तो उसने जो ट्रस्ट उसमें दिखाया गया था उसको ब्रीच किया है. ऑलराइट, चीटिंग ये होगी नहीं एंड थेफ्ट भी ये नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, उसको तो प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की जा रही है, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. नेक्स्ट ऑल्सो डायरेक्ट आंसर है इसका, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ रेप. सेक्शन 228A ऑफ आईपीसी, डायरेक्ट आंसर. 228 आईपीसी क्या है? 228 आईपीसी है डिसरिस्पेक्ट और डिसओबीडियंस टू द जुडिशियल अथॉरिटी. ऑलराइट, 376E rape by repeated offenders. All right, and 376D is gang rape. So right answer is 228A. All right, next. No right of private defense is available against the offense of. तो ये सेक्शन 97 जो है आईपीसी का, उसमें दिया गया है कि अगर प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस आपको करना है तो किस किस के अगेंस्ट हो सकता है, किस किस के अगेंस्ट हो सकता है. तो उसमें थेफ्ट दिया गया है, रॉबरी दी गई है, क्रिमिनल ट्रेसपास दिया गया है, पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. क्लियरली गिवन है ये. ऑलराइट, देन मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे. ऑलराइट, इसमें सबसे पहला डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. किस ऑफेंस में प्रॉपर्टी डिलीवर की जाती है आउट ऑफ थ्रेट ऑफ इंजरी, दैट इज एक्सटॉर्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा 4. देन टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ली कहाँ जाती है? थेफ्ट में. टेकिंग द प्रॉपर्टी, मूविंग द प्रॉपर्टी आउटसाइड द पोजेशन ऑफ द पर्सन, तो थेफ्ट 3. एंट्रस्टमेंट मैंने अभी अभी बताया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दैट इज 1. एंड कन्वर्टिंग द प्रॉपर्टी, ऑलराइट, गॉट इनोसेंटली टू वंस ओन यूज. प्रॉपर्टी आपको इनोसेंटली भली मिली थी, लेकिन बाद में आपने उसको डिसऑनेस्टली कन्वर्ट कर लिया है टू योर ओन यूज, वो होता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, दैट इज 2. तो 4312, 4312 A इज द राइट आंसर. ऑलराइट, फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन है वॉयरिज्म. वॉयरिज्म जो है सेक्शन 354C के अंदर दिया गया है, ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है. 354A में सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात की गई है, 354B में आउटरेजिंग द मॉडेस्टी बाय डिसरोबिंग अ वुमन, 354C टॉक्स अबाउट वॉयरिज्म, एंड 355 जो है इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी ओनली. ऑलराइट, तो वॉयरिज्म जो है वो 354C में दिया गया है. इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली ये रूल किया था कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड इंटिमेसी एंड आइडेंटिटी आर प्रोटेक्टेड अंडर फंडामेंटल राइट्स. ये किस में बोला गया?
कौन से केस में ये बात बोली गई है कि एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी, ठीक है, मतलब उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी इंटीमेसी, कि वो किसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ये एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 इसमें प्रोटेक्टेड है। ये भी चीज़ हमने आपको एग्जैक्टली सेम क्लास में बताई गई है कि ये स्टेटमेंट नवतेज सिंह जौहर में बोला गया है। ये स्टेटमेंट नवतेज सिंह जौहर में बोला गया है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं, जीएस के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। ये मैं अभी स्किप करूँगी। मैं ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके अभी स्किप हो रहे हैं, बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये डील किए जाएंगे। जीके जीएस का जो पेपर है, जो ये 150 क्वेश्चंस के साथ आपका एक 50 मार्क्स का जीके जीएस वाला जो पेपर हुआ है करंट अफेयर्स वाला, उसके साथ इन क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। तो अभी वी आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द लॉ वाले क्वेश्चंस ओनली। तो जो जीके जीएस करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस हैं ये आपके दूसरी क्लास में, जो जीके जीएस वाले पेपर्स की सोल्यूशन की क्लास होगी, उसमें डील होंगे। तो आई एम जस्ट स्किपिंग दीज क्वेश्चंस राइट नाउ। All right, so next question is 20. Which of the following section of Code of Civil Procedure जिसमें jurisdiction की definition दी गई है, and we all know that कि पूरे के पूरे CPC में jurisdiction की definition कहीं नहीं दी गई है, but हाँ section 16 से लेके section 20 तक jurisdiction के kinds दिए गए हैं कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है, 15 to 20 में दिए गए हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो लेकिन जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन टू बी पर्टिकुलर कहीं दी नहीं गई है, तो इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया। 2 क्लॉज 9 जो है वो जजमेंट के बारे में बताता है, जजमेंट की डेफिनेशन देता है। सेक्शन 9 जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स या सूट ऑफ सिविल नेचर के बारे में बताता है। 15 पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है, इसीलिए इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। ओके, असर्शन और रीजंस वाले ये जो क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको बहुत क्लियरली रीड करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा गलती होती है। वी हैव एनालाइज्ड बहुत सारे बच्चों के लाइक कल से जब से पेपर हुआ है आज तक हमारे पास बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर कमिंग अप विद देयर वरीज, देयर कंसर्न्स, कि ये जो असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है ये बहुत सारे पूछे गए हैं इसमें आपके यूपी के पेपर में जो कल हुआ है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी आए हैं इस बार। तो इसकी एक ही ट्रिक है, मैंने सबको यही बताया है एंड आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। इसको सॉल्व करने की एक ही ट्रिक है कि आपको इसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली पढ़ना है और बहुत क्लियरली इसको पढ़ना है। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसको बहुत केयरफुली पढ़ो एंड उसके बाद इसके आप आंसर करोगे। Assertion is a civil court has jurisdiction to try all suits of civil nature. ये तो ठीक है, all right. The cognizance of a civil suit should be expressly barred. But हमें पता है कि सेक्शन 9 ऑफ CPC में एक्सप्रेस बार के साथ साथ इम्प्लाइड बार के बारे में भी बोला गया है, बट वो यहाँ लिखा नहीं है, इसीलिए A तो सही है बट R सही नहीं है। तो A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। ऑलराइट, तो आपको इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। जो भी असर्शन में दिया है रीज़न उससे डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, रीज़न उससे डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट ये मैक्सिम है इन वाइटो बेनिफिशियम नॉन डेटोर। इसका मतलब है द लॉ कॉन्फर्स अबाउट अ मैन नो राइट्स और बेनिफिट्स विच ही हिमसेल्फ डज नॉट डिज़ायर। कभी भी लॉ जो है वो किसी भी पर्सन पे वो राइट्स कॉन्फर नहीं करेगा जो राइट्स खुद से वो चाहता नहीं है। सी, लॉ मुझे वही राइट्स देगा जो राइट्स मैं अपने लिए आई वॉन्ट देम फॉर माई सेल्फ। अगर कोई राइट मुझे चाहिए ही नहीं, कोई बेनिफिट अगर मुझे चाहिए ही नहीं, तो लॉ वो कभी नहीं देगा।
तो बेसिकली जो चीज़ आप लॉ से मांगोगे, जब आप लॉ को ये चीज़ इंटरेस्ट दिखाओगे कि यू वांट दिस थिंग, तभी वो बेनिफिट या राइट आपके ऊपर कॉन्फर किया जाएगा बाय द लॉ, अदरवाइज नॉट। ये कहाँ दिया गया है? अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो दिस इज गिवन अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 विच डील्स विथ विथड्रॉल ऑफ सूट्स। विथड्रॉल ऑफ सूट्स, तो अगर आपने कोई सूट फाइल किया है तो बेसिकली आप कोई सूट क्यों फाइल करोगे? किसी बेनिफिट को ऑब्टेन करने के लिए। अब अगर आप उस बेनिफिट को यू डू नॉट वांट दैट बेनिफिट एनी मोर, अब आप आगे वो बेनिफिट लेना नहीं चाहते हो, तो आप उसको विदड्रॉ कर सकते हो। ये विथड्रॉल की जो पावर है आपको ऑर्डर 23 में दी है, बिकॉज जब आप वो चीज़ आप चाहते ही नहीं हो, वो बेनिफिट आप चाहते ही नहीं हो, तो लॉ आपको वो नहीं देगा। तो इसीलिए इस केस में ऐसी चीज़ जो अब आप नहीं चाहते हो तो आप अपने सूट को विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ दिया गया है ये वाले मैक्सिम का रिफ्लेक्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन यही चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा केयरफुली अपना जो है क्वेश्चन रीड करना है। नॉट करेक्टली, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट बिल्कुल सही है, सेक्शन 26 में है और ऑर्डर 4 रूल 1 में है। ऑल राइट, देन इंटरप्लीडर सूट सेक्शन 88 ऑर्डर 35 रूल 1, ये भी सही है, ये भी सही है। फ्रेंडली सूट ऑर्डर सेक्शन 90 एंड ऑर्डर 35, मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके बाद वाला देखते हैं, इक्विटेबल सेट ऑफ ऑर्डर 20 रूल 19 क्लॉज 3, ये भी ठीक है। यहाँ ऑर्डर सेक्शन 90 तो ठीक है, बट ऑर्डर 35 इसके ऊपर ही लिखा है कि ये इंटरप्लीडर से डील करता है, तो फ्रेंडली सूट से ऑर्डर 36 डील करता है, ऑर्डर 35 नहीं डील करता है। तो दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑल राइट, लेट्स मूव विथ द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एक्सप्रेशन डिक्री इंक्लूड्स अ फाइनल ऑर्डर। एक डिक्री के अंदर एक फाइनल ऑर्डर होता है। ओके, garnishee is a person who is liable to pay a debt to the decree holder or deliver movable property to him। मुझे सेकेंड पॉइंट गलत लगा, क्योंकि garnishee as we have already discussed under order 21 rule 46 A से लेके I तक हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि garnishee कौन होता है? Garnishee is the debtor of the judgment debtor। डिक्री होल्डर जिस पर्सन को या तो अमाउंट मिलना है या फिर प्रॉपर्टी मिलनी है फ्रॉम, नॉट फ्रॉम द गार्निशी, फ्रॉम द जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर अगर नहीं पे करता है तो जजमेंट डेटर का डेटर जो होता है उसको बोलते हैं गार्निशी। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दी गई है ये जजमेंट डेटर की है, ना कि गार्निशी की। तो फर्स्ट तो ठीक है बट सेकंड गलत है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? वन ओनली, वन ओनली। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CPC इज क्लियरली इन द नेचर रिट ऑफ सर्श्योररी। रिट ऑफ सर्श्योररी क्या होती है? रिट ऑफ सर्श्योररी वो रिट होती है जो एक सुपीरियर कोर्ट अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट को इशू करता है। कब? जब वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है या तो वो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन था, या फिर उसने इनकरेक्ट यूज ऑफ इट्स पावर, या जुरिस्डिक्शन का करेक्ट यूज उसने नहीं किया है, उसने मिसयूज किया है, या फिर उसने ऑर्डर पास कर दिया है बट उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं था उसके पास। तो इन केसेस में जो रिट इशू होती है वो होती है रिट ऑफ सर्श्योररी। और यही चीज़ एग्जैक्टली CPC में सेक्शन 115 विच डील्स विथ रिविजन में दी गई है, जिसमें कि हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट जो है उसको उसका जो जजमेंट है, उसके जो जजमेंट है उसको रिवाइज करता है। रिवाइज एज इन कि वो जजमेंट कैसे पास हुआ था? वो ऐसे पास हुआ था कि लोअर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था बट उसने यूज़ नहीं किया। लोअर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया पर उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता था,
या फिर उसने जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज तो किया लेकिन उसने उसको मिसयूज किया है, नॉट एप्रोप्रिएटली यूज्ड। तो इस केस में जो हाई कोर्ट है उसके पास जाएगा केस फॉर रिविजन। तो यही चीज़ सर्श्योररी में भी दी गई है, इसीलिए सेक्शन 115 इज द रेप्लिका ऑफ रिट ऑफ सर्श्योररी। ऑल राइट, It is a fundamental principle of pleading that pleading should contain statement of material fact and material fact only. इसका मतलब प्लीडिंग्स के अंदर हमेशा फैक्ट्स होने चाहिए, और वो भी कैसे फैक्ट्स होने चाहिए, नॉट ऑल दी फैक्ट्स, ओनली मटीरियल फैक्ट्स, एंड यू आर नॉट अलाउड टू स्टेट लॉ इन दी प्लीडिंग्स। आप लॉ स्टेट नहीं करोगे, आप सिर्फ फैक्ट स्टेट करोगे, एंड दैट टू ओनली मटीरियल फैक्ट्स। एंड दिस वॉज वेरी वेल टॉट टू यू वाइल यू वर लर्निंग योर CPC। आपकी CPC क्लासेस में आपको क्लियरली बताया गया था कि उद्धव सिंह वर्सेस माधवराव सिंधिया में ये वाला केस, ये वाली बात बोली गई है। जब हम पढ़ रहे थे हमने ये केस पढ़ा था। ऑल राइट, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। ओके, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से करेक्ट हैं हमें वो बताना है, ठीक है। जजमेंट एंड डिक्री सेक्शन 34, ये पहला ही गलत है, क्योंकि सेक्शन 34 जो है ये इंटरेस्ट से डील करता है, ये इंटरेस्ट से डील करता है। रेस्ट कॉस्ट 35, ये सही है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट 26, ये सही है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव 50, ये सही है। दैट मीन्स 2, 3 and 4 आर करेक्ट। A is the correct option. All right. Next, मैच करना है इसमें हमें। All right. This question is wrongly framed, तो इसीलिए अभी हम इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे, बट मैं इसका जो आंसर है वो आपको बता देती हूँ। बट ये रॉन्गली फ्रेम्ड है, तो बट स्टिल इट्स ओके, विल डिस्कस इट। हम इसको मैच कर लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे आएगा, किस केस में किस चीज़ के बारे में बोला गया है, तो हम इसको मैच कर लेते हैं। बट देर आर चांसेस कि ये क्वेश्चन जो है ये डिलीट होगा बिकॉज दिस इज रॉन्गली फ्रेम्ड। ऑल राइट, तो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर, दैट इज दिस A, 2143. So ऑब्जेक्शंस ऑफ जुरिसडिक्शन, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान, तो यहाँ पे 2। एडिशन ऑफ पार्टीज, रजिया बेगम वर्सेस साहिबजादी अनवर बेगम, 1। 4 देन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, वर्कमैन वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कोचन पोर्ट, 4। एंड टेम्पररी इंजंक्शन इज अमेरिकन साइनामाइड कंपनी वर्सेस एथिकॉन लिमिटेड, 3। 2143। नेक्स्ट, सूट्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं कि कहाँ पे दिया गया है। हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो ऑर्डर 27A के अंदर दी गई हैं, तो A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक ऑफिसर। तो पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन 2 clause 17 ऑफ CPC में दी गई है। ऑल राइट, इसमें एक जज आता है, IAS ऑल इंडिया सर्विसेज का मेंबर आता है, कोई भी ऑफिसर जो गवर्नमेंट की पे में है वो आता है। एवरी ऑफिसर इन मिलिट्री नॉट इन दी गवर्नमेंट सर्विस, ये नहीं आएगा क्योंकि वर्ड आ गया नॉट, नॉट वर्ड नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा पब्लिक ऑफिसर। नेक्स्ट ऑल्सो मैच द फॉलोइंग, सो कैवियट इज 148A, तो 2। restitution is 144, तो 1। then inherent powers of the court is 151, तो 3। suits of civil nature is 4, 9, section 9, तो 2134, 2134 is the answer। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी, इन सब डायरेक्ट क्वेश्चंस की वजह से ही जो आपके पेपर का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है। तो ये सब और ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, कैविएट है, रेस्टिट्यूशन है, इनहेरेंट पावर्स है, सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक स्टूडेंट ने पढ़े ही होंगे।
क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे सबसे पहले यही सारे टॉपिक्स डील होते हैं सीपीसी में, तो ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखे थे, तो इनके सेक्शंस याद होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी था। कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड सेक्शन नहीं पूछे गए हैं, सारे इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सीपीसी है उसके सेक्शंस पूछे गए हैं। तो दिस इज़ लाइक वेरी वेरी ईजी फॉर यू ऑल। A civil court cannot issue a commission। किस केस में सिविल कोर्ट कमीशन इशू नहीं कर सकता है, हमें ये बताना है। हमें क्या बताना है कि किस केस में कमीशन इशू नहीं होगी। तो सेक्शन 75, 76 में दिया गया है ये। ऑल राइट, तो फॉर एग्जामिनिंग अ पर्सन किया जाता है, फॉर एग्जामिनिंग अकाउंट्स किया जाता है, एग्जीक्यूट पार्टीशन किया जाता है, पर डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए कभी भी कमीशन नहीं होगी, वो हमेशा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करती है। डी। ऑल राइट, देन विच सेक्शन ऑफ CPC प्रोहिबिट्स अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ अ वुमन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री ऑफ मनी। ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, एवरीबडी नोज सेक्शन 56 इज द आंसर, क्योंकि 55 जो है ये आपका डिटेंशन और अरेस्ट से रिलेटेड है, तो इसके जस्ट बाद अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ अ वुमन वाला ये जो है ये आता है। 59 जो है ये आपका ये जो है आपका ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, डिटेंशन एंड ऑल। एंड देन 60 है आपका जो आपका अटैचमेंट से रिलेटेड है। ऑल राइट, तो 56 is the correct answer. In which of the following cases it is held that inherent powers has not been conferred on the court, rather it is inherent in the court। ये बात बोली गई है। This also ये आपके नोट्स में भी दिया गया है। Very common case on inherent powers, that is section 151 of CPC, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीराला। All right. On which of the following grounds a warrant of arrest against a judgment debtor may be cancelled। पूरे CPC के अंदर सिर्फ एक ही ग्राउंड दिया गया है जहाँ पे कि वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो कैंसिल किया जाएगा इन केसेस ऑफ सीरियस इलनेस, इन केसेस ऑफ सीरियस इलनेस। बाकी मैरिज के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, इलेक्शंस वगैरह की भी कोई बात नहीं की गई है, बट हाँ सीरियस इलनेस के केस में आपका जो डिटेंशन है उसको कैंसिल किया जाएगा, सेक्शन 59 में दिया गया है। सेक्शन 114 जो है आपका विच डील्स विथ रिव्यू बाय द कोर्ट विच हैज़ पास्ड द जजमेंट, वो अपने ही जजमेंट को कब रिव्यू कर सकती है ये दिया गया है 114 के अंदर। और 114 को आपको हमेशा उस ऑर्डर के साथ रीड करना होता है जो ऑर्डर रिव्यू से डील करता है, दैट इज ऑर्डर 47 रूल 1। ऑल राइट, नेक्स्ट अगेन असर्शन एंड रीजन वाला आंसर आ गया आपका। एन अग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अपोज्ड टू लॉ इज वॉइड, ये हमें बोला गया है सेक्शन 23 में। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स दैट द पार्टीज मस्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है, 23 में ही बात बोली गई है ये, तो दोनों करेक्ट है एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑल राइट, फिर से आपको इसमें मैच करना है। डोमिनेट्स द विल ऑफ द अदर पार्टी, ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस में पढ़ा है, ये हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस में पढ़ा है, सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ये है कंसिडरेशन की डेफिनेशन, तो ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन, तो आई विल राइट 3 देन 1। देन कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, इट इज कंटिंजेंट, तो ये होगा आपका 4। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, दिस इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो दिस इज 2। 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी वेरी इजी। ऑल राइट, an agreement which is enforceable by law, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशन में से पूछा गया है. ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर. ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, इनमें से कौन सा केस प्रॉमिसरी एस्टॉपल का केस है? ये भी हमने क्लास में पढ़ा है. केदारनाथ भी प्रॉमिसरी एस्टॉपल का है और दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड भी प्रॉमिसरी एस्टॉपल का है, इसीलिए बोथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अगेन आपको नॉट करेक्टली मैच्ड बताने हैं. क्वेश्चन का चिक्कम अमराजू वर्सेस चिक्कम शिशम्मा, ये हमने रेफरेंस दिया था इसका क्लास में. लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी वर्सेस न्यू गैराज एंड मोटर कंपनी, ये भी सही है. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एलोपी प्रसाद एंड सन्स एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है. पब्लिक पॉलिसी हैडली वर्सेस बैक्सनडेल, ये गलत है क्योंकि हैडली वर्सेस बैक्सनडेल डील्स विथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस. ठीक है, तो डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ओके, विथ रेफरेंस टू फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट है? फर्स्ट क्या है? बोथ रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, हमने ये चीज़ देखी है. सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? अगर किसी भी केस में फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से कंसेंट दी गई है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा. फ्रॉड रेंडर्स कॉज ऑफ एक्शन इन टॉर्ट फॉर डैमेजेस. टॉर्ट के अंदर फ्रॉड जो है वो एक टॉर्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट में, यस. एंड सिंपल मिसरिप्रेजेंटेशन भी एक टॉर्ट होता है, यस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. ऑल राइट. A promises B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the things taken. ठीक है, अब ये क्लियरली सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन का टॉपिक है. ठीक है, अब लेकिन मैं आपको क्या कह रही थी, मैंने आपको यही बताया था कि कई बार होता है कि आपको 2 ऑप्शंस करेक्ट लगेंगे, लेकिन उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला है आपको वो चूज़ करना है. इसके लिए आपको सारे ऑप्शंस रीड करने पड़ेंगे. अगर हम एक ही ऑप्शन रीड करके आंसर लिख देते तो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो है वही मुझे ठीक लग रहा है. द अग्रीमेंट इज वॉइड ऑब्वियसली एज द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल. अगर कोई हेस्टी डिसीजन ले तो बस इसी को ही टिक कर देगा, बट दैट इज नॉट राइट. इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, अग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. यहाँ पे कंसिडरेशन से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? वो चीज़ें वापस कर देना. अगर तुम प्रोसिक्यूशन वापस ले लोगे, अपना केस ड्रॉप कर दोगे, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज अनलॉफुल. कोई यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल नहीं है. कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन में तो वो उसको सारी चीज़ें ही तो वापस कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है. दैट इज़ नॉट एन इलीगल थिंग. कोई यहाँ पे कोई ड्रग्स की बात नहीं हो रही है, किसी इलीगल वेपन की बात नहीं हो रही है. बट जो ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है कि प्रॉपर्टी या थिंग्स के बदले अपना केस ड्रॉप कर देना, दैट इज समथिंग विच इज़ अनलॉफुल. तो इसीलिए आंसर सी होगा. बट ए और सी दोनों सेम लग रहा है, दोनों में वॉइड वाली बात हो रही है, दोनों में वो बात है जो कि सेक्शन 23 में बोली गई है. सेक्शन 23 ऑब्जेक्ट अनलॉफुल से भी डील करता है और कंसिडरेशन अनलॉफुल से भी डील करता है. यहाँ क्या लगना है उसके लिए आपको सारे ऑप्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली फर्स्ट एंड देन मार्क योर आंसर. ऑल राइट. 45. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. परफॉर्मेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस. ये सही है. क्यों? क्योंकि अगर कोई आपकी लीगल ड्यूटी ही है, उसको परफॉर्म करना आपके लिए
कोई कंसिडरेशन तो नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट इज समथिंग यू आर बाउंड टू डू. ऑल राइट. Forbearance to sue has always been regarded as valuable consideration. No. Forbearance to sue मतलब किसी को sue करने से मना करना, ये एक valuable consideration है? No, this is actually an unlawful consideration. It is not necessary that the consideration should be adequate to the promise. ये भी सही है, ये भी सही है. तो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3. 1 second, there is a mistake. I would like to rectify it. This is also wrong. फर्स्ट वाला भी जो है वो भी रॉन्ग ही है. इट इज़ नॉट करेक्ट. ओनली थर्ड वन इज करेक्ट. एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियरली फ्रेम्ड. देर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, तो दिस क्वेश्चन माइट बी डिलीटेड. दिस इज रॉन्गली फ्रेम्ड. लेट्स स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज दिस इज समथिंग, देर इज सम लाइक प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन. इट इज नॉट राइट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1997 अमेंडेड इन, जब हैज़ अमेंडेड, तो जब हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, वॉइड अग्रीमेंट्स बेसिकली, जब हम वॉइड अग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो जब आपको बेयर एक्ट पढ़ाया जा रहा था तब आपको स्पेसिफिकली बताया था कि सेक्शन 28 विच डील्स विथ अग्रीमेंट अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स, उसका जो लास्ट वाला एक्सप्लेनेशन है विच टॉक्स अबाउट बैंक गारंटी, वो 1997 वाले अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था. तो इसीलिए इसका आंसर होगा सेक्शन 28 विच वॉज अगेन टोल्ड टू यू इन द क्लास इटसेल्फ. नेक्स्ट, चेंज ऑफ द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड, क्योंकि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन का नेचर ही चेंज हो जाएगा, दैट इज novation of contract. A new contract will be formed. The old contract, the original contract comes to an end. तो इसका आंसर होगा novation. Under section 68 of Indian Contract Act, जो minor है, all right, क्या minor personally liable होता है? No. Only minor's property is liable. ये सही है. माइनर पर्सनली एंड हिज प्रॉपर्टी बोथ नहीं. आप माइनर को कभी पर्सनली लायबल कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नाम दिया गया है उसको. इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर. फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में कहाँ पूछा गया है? 129 में बोला गया है. सेक्शन 129 के बारे में बोला गया है. ऑल राइट, देन मैच द फॉलोइंग. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, टेलर वर्सेस कैल्डवेल, तो 1. स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस के बारे में आपको हैडले वर्सेस बैक्सनडेल में बोला गया है, तो 4. एंटिसिपेटरी ब्रीच इज हचेस्टर वर्सेस दे ला टोर इज 2. क्रॉस ऑफरिस्टन वर्सेस हॉफमैन 3. 1, 4, 2, 3. तो ए इज द राइट आंसर. ए इज द राइट आंसर. All right. So next, an agreement of wager is agreement of wager. जो ये agreement of wager है, this is given under section 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि उसमें वेजर के बारे में बोला गया है कि वेजरिंग अग्रीमेंट्स जो होते हैं दे आर वॉइड. इसका आंसर होगा वॉइड. वॉइड एंड अनलॉफुल ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली घेरूलाल पारख वाला जो केस है, घेरूलाल पारख वाले केस में ये चीज़ स्पेसिफिकली बोली गई है कि जो अग्रीमेंट्स वॉइड हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अनलॉफुल भी हो. वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड है बट इट इज़ नॉट अनलॉफुल बिकॉज वेजरिंग इज अलाउड इन सम ऑफ द स्टेट्स. तो इसीलिए इट इज़ ओनली वॉइड बट नॉट अनलॉफुल. तो सी विल बी द आंसर.
इनमें से कौन से सेक्शन में क्लेटन्स रूल के बारे में बोला गया है? क्लेटन्स रूल के बारे में सेक्शन 59 में बोला गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एक से ज़्यादा डेट्स ओ करता है एंड इफ़ ही इज़ मेकिंग दी पेमेंट, तो जिस डेट के सेटिस्फैक्शन के लिए उसने वो पेमेंट की है, वो जो क्रेडिटर है वो उसको उसी डेट को सेटिस्फाई करने में लगाएगा। अगर वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है तो क्रेडिटर अपने डिस्क्रिशन से भी लगा सकता है। लेकिन अगर किसी भी पार्टी ने कोई डिस्क्रिशन नहीं, ना उसने बताया जिसने डेटर ने जिसने पैसे चुकाए हैं, और ना ही क्रेडिटर ने अपना डिस्क्रिशन जो है फॉर्म किया, तो वो कैसे ऑपरेट होगा? एज पर दी ऑर्डर ऑफ टाइम। जो सबसे पहले डेट लिया गया था पहले वो फुलफिल होगा, देन सेकंड, तो ऑर्डर ऑफ टाइम में होगा, और अगर सारे इक्वल है तो प्रोपोर्शनेटली। ऑल राइट, नेक्स्ट, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, तो सीजेएम की क्या पावर होती है? फॉर लाइफ? नो, सीजेएम की पावर नहीं होती। नॉट एक्सीडिंग 3 years? नो। अप टू 7 years, ये करेक्ट आंसर है। 10 years वाली भी नहीं होती है। ओके, तो अप टू 7 years इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कंप्लेंट की डेफिनेशन 2D में दी गई है, वेरी करेक्ट। पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन 2R में दी गई है, वेरी करेक्ट। कंटेंट्स ऑफ अ जजमेंट 354 में दिए गए हैं, वेरी करेक्ट। बट विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम 357 में नहीं दी गई है, 357A में दी गई है, तो दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच इज नॉट कंपाउंडेबल। अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और अगर वो कंपाउंडेबल नहीं है तो उसको क्वॉश कौन करेगा? हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482, इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, तो 482 में हाई कोर्ट क्वॉश करेगा। नेक्स्ट, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। दिस इज द थर्ड ऐसा क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन वाला जो हम देख रहे हैं। ऑल राइट, वेयर एन अक्यूज्ड पर्सन हैज प्लीडेड गिल्टी and has been convicted on such plea, then there shall be no appeal. अगर एक पर्सन ने गिल्ट प्ली किया है और उस पर उसको कन्विक्शन भी हो गया है तो अब इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती है। रीजन इज अ पर्सन हु डेलिबरेटली प्लीड्स गिल्टी कैन नॉट बी अग्रीव्ड बाय बीइंग कन्विक्टेड, ये इसका रीजन है। तो इसमें दिस इज रॉन्ग, तो इसका आंसर होगा सी, ए इज ट्रू पर आर इज फॉल्स। ऑल राइट, विथ रेफरेंस टू चार्ज, इनमें से क्या चीज करेक्ट है? एवरी चार्ज अंडर द CRPC स्टेट्स द ऑफेंसेस विथ विच द अक्यूज्ड में बी चार्ज, उसमें ऑफेंसेस लिखे होते हैं, यस। इफ इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन मोर देन वन ऑफेंसेस आर कमिटेड बाय द सेम पर्सन, तो उसका चार्ज का जॉइंडर हो सकता है, मतलब सारे चार्जेस को साथ में एक ही ट्रायल में जो है हियर करा जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है, ये भी सही है। तो बोथ आर करेक्ट। ऑल राइट, इन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कमेंसेस सेक्शन 472। कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस में फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होता है उसी मोमेंट से जिस मोमेंट वो ऑफेंस वापस कंटिन्यू हो रहा है, द मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यूज। ऑल राइट, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। इसमें आपको वही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी इसमें आपको सेक्शंस मैच करने, तो एंटिसिपेटरी बेल सेक्शन 438, 3 इज द राइट कोड। कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट 190, 4 इज द राइट कोड। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स 272, 1 एंड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, तो 2, 3412, 3412 is the right answer. All right. Which of the following sections
of CRPC has been amended by 2018 वाला अमेंडमेंट, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 हुआ था उससे कौन सा सेक्शन CRPC का है वो अमेंड हुआ था. दिस has been clearly mentioned in the notes as well as in the Bare Act section 173 में वो जो पॉइंट है, पॉइंट जिसमें कि रेप ऑफ अ चाइल्ड का जो प्रोसीडिंग है वो आपको कितने मंथ्स में पूरा करना होता है, ये ऐड हुआ था 2018 के अमेंडमेंट से. तो 173 B इज द राइट आंसर. ऑल राइट, नेक्स्ट, मैक्सिम नेमो डेबेट बिस वेक्सारी प्रो ईडम कॉजा, ये कौन से सेक्शन में दिया गया है. पहले इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ. इसका मीनिंग है नो पर्सन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम केस. किसी भी पर्सन को एक ही केस के लिए आप 2 बार पनिश नहीं कर सकते हो, और ये क्लियरली गिवन है अंडर सेक्शन 300 ऑफ CRPC कि अगर कोई एक पर्सन है हु हैज़ ऑलरेडी बीन tried and convicted or acquitted for the offense, then he cannot be tried again for the same offense. So section 300. All right. 62. When an appeal has been filed under section 374 against the sentence passed under 376D of IPC which deals with gang rape, तो अपील कितने टाइम में डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए, इसका आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, 374 में दिया गया है, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील. ऑल राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिजेंबल्स विथ हेबियस कॉर्पस रिट. अब हेबियस कॉर्पस रिट क्या होती है. हेबियस कॉर्पस एक रिट है जो या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट इशू करता है फॉर प्रोड्यूसिंग दी बॉडी. तो अगर किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन करा गया है तो वो हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करवा सकता है कोर्ट से, जिसमें कि जो अनलॉफुली डिटेन हुआ है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर द मैजिस्ट्रेट. तो ये क्लियरली सेक्शन 97 ऑफ CRPC में गिवन है, सर्च ऑफ अनलॉफुली डिटेन्ड पर्सन्स. 91 और 93 जो है वो समन्स से डील करता है, 96 भी समन्स से ही डील करता है, तो 97 इज द राइट आंसर. ऑल राइट, नेक्स्ट सेक्शन, क्वेश्चन 64. व्हेन अ सर्च इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया, तो क्रिमिनल कोर्ट जो है वो 166A में क्या इशू करती है. द करेक्ट आंसर इज नॉट सर्च वारंट. सर्च वारंट जनरल सर्च के लिए होता है. आउटसाइड इंडिया वाला जो 166A में जो करेक्ट वर्ड यूज है वो रिक्विजिशन भी नहीं है, दैट इज लेटर ऑफ रिक्वेस्ट. लेटर ऑफ रिक्वेस्ट. नेक्स्ट, वेरी फेमस केस, बेल इज द रूल बट जेल इज एन एक्सेप्शन. ये किस में बोला गया है, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बोला गया है. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सारे जो केसेस हैं. अब ये दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट. मैंने आपको बताया है यूपी का जो एग्ज़ाम है वो पूरा ऑलमोस्ट 70% जो पेपर है वो जजमेंट बेस्ड होता है. तो जजमेंट्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, बीट रीसेंट जजमेंट, बीट लैंडमार्क जजमेंट. अभी इतने ऊपर से जब से हमने जजमेंट्स देखे हैं सारे रीसेंट जजमेंट्स पूछे गए हैं जो अभी कुछ फ्यू मंथ्स बैक इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ये अभी कुछ टाइम पहले ही ये सारे जजमेंट्स दिए गए हैं, उन जजमेंट्स में क्वेश्चन आए हैं. ये जो 1 ईयर के विद इन वाले जितने भी जजमेंट्स हैं सारे पूछे गए हैं आपसे 2017-18 वाले. और ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ये तो दे आर लाइक ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट, बट रीसेंट जजमेंट्स का बहुत वेटेज है. और स्पेशली इस बार के पेपर में तो द पेपर इज बेस्ड ऑन द जजमेंट्स. ऑल राइट, नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन, प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स बाय मेडिकल ऑफिसर. ये किस सेक्शन में दिया है, सेक्शन 54 में दिया है. 53 में भी मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हुई है बट इट इज़ बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर बाय ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर. तो ये वाला जो है एग्जामिनेशन बाय मेडिकल ऑफिसर ये क्लियरली 54 में दिया गया है. ऑल राइट, अंडर सेक्शन 164A the victim of rape shall be sent to registered medical practitioner within dash from the time of receiving the information relating to the commission of offence 24 hours. clearly given है 164A में.
in which case Supreme Court held that written statement can be submitted even after expiry of 90 days. ये बोला गया है कैलाश वर्सेस नांगखू में, कैलाश वर्सेस नांगखू में. ऑलराइट, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है. दस्ती समन्स, ये दस्ती समन्स ऐसी लैंग्वेज है जो बेसिकली कोर्ट में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये ज़रूर पता होगा, क्योंकि कोर्ट्स में ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली ये यूज़ होती रहती है कि दस्ती समन इशू हुए हैं, दस्ती समन इशू. तो दस्ती समन जो है इट इज़ नथिंग बट समन्स टू द प्लेंटिफ, समन्स टू द प्लेंटिफ विच इज़ गिवन अंडर ऑर्डर 5 रूल 9A. ऑलराइट, ऑर्डर 5 रूल 9 भी समन से ही डील करता है, बट समन्स टू दी प्लेंटिफ को दस्ती समन बोला जाता है और वो ए में दी गया है. ठीक है. दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये एक ऐसा केस है जो एविडेंस एक्ट में हमने जो सेक्शन 11 है एलिबाई, उसमें हमने ये किया है. इसके फैक्ट्स, इसमें क्या क्या एविडेंसेस थे, कोर्ट ने क्या क्या हेल्ड किया है, इसमें सारी चीज़ें दूधनाथ पांडे वाला जो केस है हमने बहुत ही इन डेप्थ पढ़ी थी. इट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस. तो ये इट डील्स विथ प्ली ऑफ एलिबाई. इसमें बेसिकली ये बोला गया था कि अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो प्ली ऑफ एलिबाई को रिजेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट. तो ये दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हमने क्लास में बहुत ही अच्छे से किया था. हमने इसके पूरे फैक्ट्स पढ़े थे, डायग्राम बना के आपको समझाया गया था कि दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के क्या फैक्ट्स हैं, इसमें कोर्ट ने क्या बोला था, इसमें आई विटनेसेस कौन थे, इसमें क्या प्ली ऑफ एलिबाई दी गई थी, प्ली ऑफ एलिबाई को रिजेक्ट क्यों किया गया था, क्यों, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एट्सेट्रा. ऑलराइट, Constitution was finally signed by the members of the Constituent Assembly. अब इस क्वेश्चन पे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई हैं कि इस क्वेश्चन में बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे. आप सब लोग 26 नवंबर 1949 इसमें मार्क करोगे, बट इफ़ यू गो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 26 नवंबर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनैक्ट किया गया था, वो इनैक्ट किया गया था. बट किस दिन उसको साइन किया था सबने, दैट डेट इज 24th of January 1950, 24th of January 1950. और जो आपको नोट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड पॉलिटी में, उसमें ये चीज़ एग्जैक्टली गिवन है कि 24 जनवरी 1950 में सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने दे पुट देयर सिग्नेचर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इनैक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. ऑलराइट, अब कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल कहाँ दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते ही फर्स्ट डे पे ही आपको ये बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली लॉ, इज द ओनली एक्ट, ओनली स्टैट्यूट जिसमें सेक्शन 1 जो है वो उसका शॉर्ट टाइटल नहीं है लाइक ऑल दी अदर एक्ट्स. इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो सेक्शन 3 आर्टिकल 393 में दिया गया है, विच इज टूवर्ड्स द एंड, लास्ट फ्यू जो आर्टिकल्स है उसमें दिया गया है. ऑलराइट, तो दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन. सी देर आर सो मेनी डायरेक्ट क्वेश्चंस. तो अगर आपने क्लास में जो चीज़ें आपको बताई गई थी, अगर आपने उन चीज़ों को रिलीजियसली फॉलो किया है, तो आई कैन इमेजिन दैट यू ऑल कैन गेट so good marks in this paper, because this paper was either based on the case laws और on the direct questions. इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें. It was such an easy paper अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो डायरेक्ट सेक्शंस भी पूछे गए हैं तो वो ऐसे सेक्शन नहीं है जो कि अनप्रेडिक्टेबल हो, बहुत ही प्रेडिक्टेबल जो सेक्शंस है वो पूछे गए हैं इसमें. और इवन केस लॉस भी, अब दूधनाथ पांडे का एक ऐसा केस है जो भी एलिबाई का टॉपिक पढ़ेगा, सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट, वो दूधनाथ पांडे का केस तो ज़रूर पढ़ेगा. इसके अलावा दूधनाथ पांडे वाला केस हमने सेक्शन 6 में भी पढ़ा था, सेक्शन 7 में भी पढ़ा था. तो इसीलिए दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसी पे क्वेश्चन आया है. तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल केस लॉस, बहुत ही प्रेडिक्टेबल सेक्शंस इसमें पूछे गए हैं. तो आई जस्ट होप दैट यू गाइज हैव
done it well, because all this was already taught to you during your lectures. So that is it. So let's move to the next question. Question 73. In educational institutions, reservation of seats in favor of SCs and STs. तो SCs और STs के रिजर्वेशन की रिलेटेड बात जो है वो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में बोली गई है, क्योंकि 16 क्लॉज 4 में भी रिजर्वेशन की बात की गई है, बट फर्स्टली वो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट की बात की गई है, दैट इज़ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा उसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है. SC और ST वर्ड जो है वो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में यूज हुआ है. ओके, now which of the following has been described by Justice Gajendra Gadkar as very foundation and cornerstone of democratic way of life assured in this country by the Constitution? इसका आंसर होगा प्रियम्बल, बिकॉज जस्टिस गजेंद्र गडकर ने रे बेरुबारी वाले केस में प्रियम्बल के बारे में ये बात बोली गई थी. ऑल राइट, नेक्स्ट. नाउ जस्टिस KS पुट्टस्वामी वाला जो जजमेंट है 2017 का, विच इज़ दी आधार जजमेंट, जिसको हम आधार जजमेंट या आधार केस के नाम से जानते हैं, जो हमने बहुत इन डेप्थ अपनी क्लासेस में पढ़ा था. इसमें कितने जजेस की बेंच थी? इट वॉज अ 9 जज बेंच. All right, majority judgment of the Supreme Court held that Aadhaar not only gave them unique identity but also a life dignity. Again the same question, आधार वाला क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया है, आधार वाला क्वेश्चन फिर से पूछा गया है. जस्टिस KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस शोज कि हाउ मच इम्पॉर्टेंस यूपी इज गिविंग टू दी जजमेंट्स. यूपी जो है, ये जो स्टेट है, ये अपने एग्ज़ाम के थ्रू ये देखना चाह रहा है कि आप कितना ज़्यादा वेल वर्स्ड हो विद द रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स. सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं यहाँ पे आपकी टेस्ट हो रही है, यहाँ पे दैट पर्सन इज गोइंग टू एस इन दिस एग्जामिनेशन जो वेल वर्स्ड है विद द रीसेंट लीगल डेवलपमेंट. जितने भी रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स हैं वो पता होना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑलराइट, तो बार बार क्वेश्चंस जो है वो केसेस जो है रीसेंट केसेस में से पूछे जा रहे हैं. तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल. ऑलराइट, अगेन, in which case Supreme Court has observed that social morality also changes from age to age. अब ये बात किस में बोली गई है? नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन अ रिसेंट केस लॉ. ऑल राइट, नाउ अगेन मैच द फॉलोइंग. आर्टिकल्स को हमें मैच करना है. आर्टिकल 39A सबको पता है, इट इज़ अ DPSP विच वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट विच डील्स विथ फ्री लीगल एड, तो 4. Then 213 is the ordinance making power of the governor, that is 1. 44 Uniform Civil Code, that is very important, 2. Again a DPSP. Article 50, again a DPSP, separation of judiciary from the executive, that is 3. 4, 1, 2, 3. C is the correct answer. Now next, assertion. Directive principles of state policy are relevant for determining the reasonableness of restrictions under Article 19 Clause 2. ये बिल्कुल ठीक है. Directive principles of state policy have been declared superior to fundamental rights. No, क्योंकि केशवानंदा भारती में सीधे सीधे यही बोला गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है दे आर इन लाइन विथ द फंडामेंटल राइट्स. दे कैन नॉट बी, इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं बोला जाएगा. दे आर ऑलवेज, देयर इज अ हार्मनी बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो इसीलिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑल राइट, अगेन यू हैव टू मैच इट. अब मैच द फॉलोइंग में कैसे है? पावर टू ग्रांट पार्डन, दैट इज आर्टिकल 72 4. Executive power of the union, that is Article 53 3. Power to appoint prime minister, that is Article 75 2. Attorney general का appointment is 1, Article 76. तो 4 3 2 1. B is the right answer. Again you have to
अरेंज इट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले कौन सा अमेंडमेंट से क्या चीज़ ऐड हुई थी और सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट में कौन सी चीज़ ऐड हुई है. सो फ्रॉम द ओल्डर टू द न्यूअर आपको ऐसे उसको अरेंज करना है. तो इसका करेक्ट जो है दैट इज, सबसे पहले आया फ्री लीगल एड, ऑलराइट. उसके बाद आया अपील टू सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आया नगर पालिका एक्ट, एंड देन राइट टू एजुकेशन. तो इट इज 4, 2, 3, 1. ए इज द राइट आंसर. ऑलराइट, इसके लिए आपको अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए. वी हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स जिसमें कि आपके पास कौन से अमेंडमेंट में क्या ऐड हुआ है वो चीज़ें आपके पास लिस्ट है. यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. ऑलराइट, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ रूल ऑफ लॉ. ये कौन से केस में बोला गया था? वेरी क्लियरली, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा. ऑलराइट, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेटिंग टू पर्सनल लिबर्टी. इसमें आपको अरेंज करना है, ये सारे केसेस पर्सनल लिबर्टी से रिलेटिंग है. इसको आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सबसे पुराना एंड देन लास्ट में सबसे नया. तो अगर मैं इसको नीचे से ऊपर देखूं तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है. सबसे पहले आएगा ए गोपालन, सबसे पहला केस था पर्सनल लिबर्टी पे. देन एडीएम जबलपुर जिसको हम हेबियस कॉर्पस केस भी बोलते हैं वर्सेस शिवाकांत, एंड देन मेनका गांधी केस. ठीक है, तो 3, 2, 1 ए इज द राइट ऑप्शन. ऑल राइट, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दिया गया है आर्टिकल 75 में. क्यों दिया गया है? क्योंकि आर्टिकल 75 में बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू दी लोकसभा, टू दी हाउस ऑफ पीपल. तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आर्टिकल 75 में की गई है. ऑलराइट, 74 में उनका अपॉइंटमेंट बोला गया है, 73 में एग्जीक्यूटिव पावर बोली गई है, 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बात हुई है. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अगेन असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है. राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट. वेरी ट्रू. आर्टिकल 21A ये बात बोलता है जो 1986 वाले अमेंडमेंट से ऐड हुआ था. ऑल राइट, no, it was added in 2002 amendment, sorry. It was 86th amendment in the year 2002. All right, reason, our constitution had no provision for education before making it as a fundamental right. No. क्या 2002 से पहले हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं था? नो, दिस इज नॉट ट्रू. बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं. इनफैक्ट इम्प्लाइडली आर्टिकल 21 ऑल्सो टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन ऑल्सो. बाद में वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर हो गया, बट उससे पहले भी हम उसको 21 में कंसिडर करते थे. तो ये गलत है. तो ए इज ट्रू, बट A is true but R is false. Which one of the following is not included? Not included पूछा है यहाँ पे in article 21. Right to die पहला ही नहीं है. क्यों? ज्ञानकौर वाला जो केस है उसमें पी रथिनम वाले केस को ओवर रूल किया गया था और ये बोला गया था कि राइट टू लिव डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई. ऑल राइट, राइट टू लाइफ आता है, उसमें लाइवलीहुड भी आता है. चमेली सिंह वाला केस है, राइट टू लाइफ तो होता ही है, एंड राइट टू लिव विथ डिग्निटी ऑल्सो. तो फ्रांसिस कोरली वाले केस में ये बात बोली गई है, तो ये नहीं आता है. राइट टू डाई इसमें नहीं आएगा. नेक्स्ट, पर्सन्स इन पोजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैव बेटर टाइटल ओवर इट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द रियल ओनर. अब ये जो बात है ये कोहिन्स वाले केस में आपके बोली गई है. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हैज बीन प्रपोज्ड बाय सेविग्नी लीगल पर्सनालिटी में. तो सेविग्नी की जो थ्योरी है इट इज फिक्शन थ्योरी. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट हैज रिजेक्टेड कस्टमरी लॉ एज अ लॉ. कीटन. कीटन ने बोला, ठीक है, कि कस्टमरी लॉ इज नॉट अ लॉ. कीटन ने बोला.
Who is the author of the book Taking Rights Seriously? It was written by Dworkin. Okay, some shared morality is essential to the existence of any society. तो shared morality के बारे में HLA Hart ने बोला है. All right. Who propounded that animus domini is an essential element of possession? तो possession में animus domini बहुत important है, ये बोला था सेविग्नी ने. All right. अब इसमें आपको you have to match these things. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3142. दैट इज थॉमस एक्विनस ने आपकी रीजनिंग से रिलेटेड बात बोली है. ऑस्टिन ने आपकी जो है नॉर्मेटिव ऑर्डर से रिलेटेड बात बोली है. केल्विन ने आपकी no, sorry, I was wrong. This is not. The right answer is 2314. The right answer is 2314. I was wondering कि ये गलत कैसे हो रहा है. I missed the combinations. तो इसीलिए 2314 is the right answer. 2314 में क्या आएगा? एक्विनस में आएगा 2 कमांड थ्योरी. तो 2. जॉन ऑस्टिन 3 रीजनिंग. देन 1 केल्सन में नॉर्मेटिव. एंड जॉन रॉल्स जो है आपका, इन्होंने बोला है जस्टिस के बारे में. 2314. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट आपको इसको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट कि सबसे पहले क्या आया, देन क्या. ठीक है. तो सबसे पहले आता है नॉलेज ऑफ लॉ इन द हैंड्स ऑफ द प्रीस्ट. सबसे पहले प्रीस्ट वगैरह ही दे यूज टू मेक द लॉ. ठीक है. तो ये आएगा फर्स्ट. देन उसके बाद आता है लॉ मेड बाय द रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन, वही रिलीजियस लॉज सेकंड नंबर पे होगा ये. देन कस्टमरी लॉ आया 3. लास्ट में कोडिफाइड लॉज आए हैं तो 4. तो 3 2 4 1. सो इट्स लाइक सबसे पहले आएगा 4. नो, हमें इसी को अरेंज करना है. तो फर्स्ट इज 4, देन 2, देन 1, देन 3. तो 4 2 1 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑल राइट. नेक्स्ट, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस. अभी हमने देखा कि जस्टिस थ्योरी किसकी है? जॉन रॉल्स की. Answer is John Rawls. The search for natural law will continue as long as there perceived to be injustice in the world. Justice Holmes. All right. Duguid has built up his doctrine on the basis of division of labor and social cohesion. ये कौन सी ड्यूगिड की ये कौन सी थ्योरी है? This is about social solidarity. All right. Doctrine of social solidarity. What does the doctrine of precedent means? Doctrine of precedent का क्या मतलब है? Previous case which may be taken as a rule for subsequent case. Decision of subordinate court is binding on subordinate court? No. Decision of one high court is binding on another high court? No. High courts are on same level. जैसे subordinate courts are on same level. Authority to be followed by all the courts. ये stare decisis होता है. तो इसीलिए A will be the correct answer. All right. Jurisprudence is the scientific synthesis of essential principles of law. तो ये scientific synthesis वाली जो definition है ये एलन ने दी है. एलन, law is the reason free from all passion. This has been said by Aristotle. All right. Next. In which case Supreme Court has given preference to constitutional morality over social morality.
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन सा ऐसा रिसेंट जजमेंट है लास्ट ईयर का जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में कोर्ट ने बहुत बात की है अपने जजमेंट में, दैट इज नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑल राइट, अब इसमें ये नवतेज सिंह जोहर वाला जो है ये तो 377 वाला केस है। इंडियन यंग लॉयर्स वाला जो केस है दिस इज सबरीमाला जजमेंट जो अभी रिसेंट में पास हुआ है, सबरीमाला जजमेंट, ठीक है। स्यारा बानो वाला केस है, इट इज ट्रिपल तलाक, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो एन कॉन्स्टिट्यूशनल केस लॉ, ऑल राइट, विच डील्स विथ ये पोल्यूशन, तो पोल्यूशन वाला केस लॉ है ये, बट इसका आंसर इज नवतेज सिंह जोहर। द केस ऑफ पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, ये कौन सा केस है? दिस डील्स विथ डाइंग डिक्लेरेशन, इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन डाइंग डिक्लेरेशन, ऑल राइट। नेक्स्ट, which section of Indian Evidence Act provides that no particular number of witnesses shall in case be required for the proof of any fact, कि आप किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए there is no particular defined number कि इतने एविडेंसेस होने चाहिए कि भाई 2 एविडेंसेस देने हैं आपको, 3 एविडेंसेस देने हैं। 134 में बोला गया है बिकॉज 135 में ऑर्डर ऑफ एविडेंसेस के बारे में बोला गया है, 136 में कि जज जो है वो एडमिसिबिलिटी को एग्जामिन करेगा ये बोला गया है, 132 में कि आप कब एक विटनेस को कंपेल कर सकते हो ये बताया गया, तो 134 इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकम्प्लिस को कॉम्पिटेंट विटनेस बोला गया है? दैट इज सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। Section 133 of Indian Evidence Act states that accomplice is a competent witness and no testimony of an accomplice shall be regarded as inadmissible merely because वो accomplice की testimony है, all right। So which special provision regarding proving of records have been inserted in the Indian Evidence Act 2000 वाले IT Act से? कौन से 2 प्रोविजंस जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड ऐड किए गए हैं? दैट इज क्लियर, सेक्शन 65A एंड 65B विच डील्स विथ द प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ऑल राइट। देन असर्शन, अब ये फिर से असर्शन वाला क्वेश्चन है। प्रोवाइजो टू सेक्शन 132 विच इज कंपेलिंग द विटनेस Indian Evidence Act is a facet of rule against self incrimination। तो 132 में आप ये कोड क्या बोला गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में कि किसी भी विटनेस को, कोई भी विटनेस बेसिकली इस बेसिस पे अपना एविडेंस देने के लिए, टेस्टिमनी देने के लिए मना नहीं कर सकता है कि वो टेस्टिमनी विल एक्सपोज हिम टू सर्टेन पेनल्टी और पनिशमेंट। भले ही ऐसा है फिर भी ही इज बाउंड टू गिव द एविडेंस और द टेस्टिमनी, बट प्रोवाइजो बोलता है कि उसके बेसिस पे आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली इसके सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट कि वो अपने ही अगेंस्ट कोई बात बोल रहा है तो वो बोलना तो उसको कंपल्सरी है, लेकिन उसके बेसिस पे आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, तो दिस इज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। Policy of section 132 is to procure evidence for doing justice। Obviously 132 क्यों डाला गया है? ताकि justice हमें मिल जाए, absolute real justice procure हो जाए। तो दोनों सही है, both are true and it is the correct explanation of A, all right। If a witness who is unable to speak gives evidence in writing in the open court, section 119 of Indian Evidence Act, तो अगर ऐसा एविडेंस होता है तो उसको हम ओरल एविडेंस के जैसे ही डीम करते हैं। जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं सकता है तो वो क्या कर सकता है, वो राइट करके दे सकता है और वो रिटन जो उसका एविडेंस होगा उसको ओरल एविडेंस के जैसे कंसिडर किया जाएगा। ओके, मैच द फॉलोइंग, अगेन वेरी 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 प्रेडिक्टेबल सेक्शंस। ये सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। रिफ्रेशिंग द मेमोरी 159, डाइंग डिक्लेरेशन 32 clause 1, लीडिंग क्वेश्चन 141 एंड हॉस्टाइल विटनेस 154, 1342,
A is the right answer. Okay, next. Which of the following is not correctly matched? फिर से आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा not correctly matched है. ठीक है. Presumption as to document 30-year-old, ये बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 90 में दिया गया है. Burden of proving person is alive who has not been heard of from past 7 years, 108, ये भी बिल्कुल ठीक है. ठीक है. इसके बाद डम विटनेस के बारे में अभी हमने देखा ऊपर वाले में कि 119 में बोला गया, पर डाउरी डेथ के बारे में 113A में नहीं बोला गया है. रादर 113A जो है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटिंग है और डाउरी डेथ 113B में दिया गया है. तो दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 27 विच डील्स विद डिस्कवरी स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज चैलेंज्ड ऑन बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 विच इज रूल अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन. कौन से केस में बोला गया था? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस व्योमन उपाध्याय. ये भी आपको क्लास में कराया गया है और ये आपके नोट्स में भी मेंशन्ड है. ऑल राइट. नेक्स्ट, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला जो केस है, इट इज अ लैंडमार्क केस रिगार्डिंग कन्फेशन. ऑल राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद कंक्लूसिव प्रूफ? पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो 3 जगह पे दिया गया है. 41 में, सेक्शन 41 में कि मैट्रिमोनियल, प्रोबेट, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी के केसेस में अगर कोई डिसीजन है कोर्ट का तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कॉन्फरिंग सर्टेन राइट और इट इज टेकिंग अवे सर्टेन राइट फ्रॉम एनी पर्सन. 112 which is conclusive proof of paternity, legitimacy, and 113 which deals with certain offenses, ठीक है, of cession of territory. तो A is the right answer जिसमें तीनों के तीनों sections mentioned है. Next, question number 113. A confession even consists of conversation to oneself, for it is not necessary for the relevancy of a confession that it should be communicated to some other person. एक confession ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे person को दिया हो, खुद को दिया हुआ conversation भी हो सकता है. और ये बोला गया है साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में. ऑल राइट. नेक्स्ट, A is tried for murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A was in the habit of shooting people with the intention to murder is irrelevant as per section 14 explanation of Indian Evidence Act. Section 14 बोलता है किसी पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड अगर हमें देखना है तो एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि उस पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो रेलेवेंट होगा, बट जनरल स्टेट ऑफ माइंड उसका क्या होता है वो रेलेवेंट नहीं होगा. तो यहाँ पे ही इज जनरली इन हैबिट ऑफ शूटिंग पीपल, दैट इज इररेलेवेंट. यहाँ पे सिर्फ बी के कॉन्टेक्स्ट में ही जो चीज़ है वो रेलेवेंट होगी वाइल डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ माइंड. तो इसीलिए इट इज इररेलेवेंट एंड इट इज ऑल्सो एन इलस्ट्रेशन of section 14 Indian Evidence Act. Even a student may be treated as an expert under section 45 of Indian Evidence Act. ये बात बोली गई है राम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में. Res geste is allowed as an exception of, ये तो बहुत बार आपको क्लास में बताया गया है, that is hearsay evidence. Hearsay evidence का एक exception है res geste. सेक्शन 6 में दिया गया है एविडेंस एक्ट के रेस गेस्ट है. ओके, अब यहाँ से हमारा इंटरनेशनल लॉ स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली वाज हेल्ड 10th January 1946. Which of the following organ of UNO performs legislative functions? We know it is General Assembly.
ओके यहाँ पे डायरेक्ट आर्टिकल पूछा है यूएन चार्टर का। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं यूएन चार्टर में से, तो आपको आपका यूएन चार्टर जो है वो याद होना चाहिए। उसके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमने आपको क्लास में, जो लेक्चर्स में हमने आपको एग्जैक्टली मार्क करवाए थे आपके लेक्चर्स में, वही आर्टिकल्स यहाँ पे पूछे गए हैं। उन्हीं में से 2-3 आर्टिकल्स यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये आपको क्वेश्चंस आने चाहिए थे, बिकॉज ये चीज़ आपको एग्जैक्टली बताई गई थी लेक्चर्स में बाय द टीचर्स। तो which article provides that the statute of ICJ is based on the permanent court of international justice? ये बोला गया है आर्टिकल 92 में। Which article the member of UN have agreed to abide by the decision of Security Council? That is Article 25 of UN Charter. The budget of ICJ is approved by the General Assembly. The General Assembly. The members of Economic and Social Council. Okay, इसको स्टार मार्क करेंगे because there is a mistake in this question. We will skip it. Next one. Which one of the following mentions everyone has a right to a nationality? ये चीज़ क्लियरली हमारे ह्यूमन राइट्स से डील करती है, तो इसीलिए यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR में बोली गई है ये बात। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 38 में सोर्सेज के बारे में बोला गया है। ईच मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एक मेंबर के? 5 रिप्रेजेंटेटिव्स। हु सेड वी आर अ वर्ल्ड इन पीस? वी नीड टू बी अ वर्ल्ड एट पीस। हम वर्ल्ड इन पीसेज हैं, हमें वर्ल्ड एट पीस होना है, ये बोली गई है एंटोनियो ग्यूटर्स ने। ओके, दिस इज रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, तो इसको अभी हम स्किप करेंगे। दिस वन, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज द लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP। ऑल राइट, which of the following executes the decision of international courts of justice? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस को एग्जीक्यूट कौन करता है? ICJ itself। ऑल राइट, द बेसिस ऑफ, यहाँ पे UNO का पर्पस पूछा जा रहा है, तो इसका क्लियर पर्पस होता है कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट ऑफ ऑल दी पीपल। द पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ UN कौन से आर्टिकल्स में दिए गए हैं? क्लियरली Article 1 और Article 2 of UN Charter talks about the purpose and principles of UNO. All right. So this is also GKGS, तो इसको भी अभी हम skip करेंगे। यहाँ से हमारे TPA के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो अब हम करेंगे मैच दी फॉलोइंग। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं TPA के जो इसमें पूछे गए हैं। सब्रोगेशन सेक्शन 92, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी सेक्शन 14, फीडिंग ऑफ ग्रांट बाय एस्टॉपल सेक्शन 43 एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन सेक्शन 17। तो 1 2 3 4 दिस इज द राइट आंसर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट कंटेम्पलेट, एक्चुअल नोटिस के बारे में बोला गया है। ऑब्वियसली एक्चुअली अगर नोटिस दिया है, इम्प्लाइड नोटिस के बारे में भी बोला गया है कि अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो वो इम्प्लाइड नोटिस है, अगर एजेंट को नोटिस दिया है तो वो इम्प्लाइड नोटिस है, अगर पोजेशन में है तो वो इम्प्लाइड नोटिस है, तो वो भी बोला गया है। इम्प्यूटेड नोटिस भी एक तरीके का इम्प्लाइड नोटिस ही होता है, उसके बारे में भी बोला गया, बट नोटिस इन ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बोला गया है और इसमें डज नॉट पूछा है, तो सी इज द राइट आंसर। देन under Transfer of Property Act, when can an unborn person acquire vested interest? That is section 20 of the act, upon his birth. भले ही उसका possession या enjoyment वो immediately नहीं करेगा, but vested interest उसके पास upon his birth आ जाएगा। Which one of the following is not an immovable property? Right to collect तेंदू leaves, it is, क्योंकि ये आपका ईजमेंट्री राइट में आएगा, ईजमेंट भी होता है। राइट टू कैच फिश ऑल्सो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दी पॉन्ड विच इज अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट राइट टू वर्शिप नहीं आएगा, ये सोशल राइट होता है आपका, ठीक है। तो इट इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट पार्टीशन इज नॉट अ
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की पार्टीशन जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, ये किस में बोला गया था? इट वॉज हेल्ड इन वी.एन. सरीन वर्सेस अजीत कुमार, ये इस केस में बोला गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस कंटेन्स द डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन? सेक्शन 61 बोलता है कंसोलिडेशन के बारे में, एज इफ अगर एक सेम पर्सन मॉर्टगेजर, एक सेम मॉर्टगेजी के पास उसके एक से ज़्यादा मॉर्टगेज हैं तो वो सारे मॉर्टगेज को कंसोलिडेट करके रिडीम करवा सकता है। तो ये होती है 61 में द डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अगेन प्रीमियम किस में होता है? लीज में होता है, तो ये होगा 3। यूनिवर्सल डोनी इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट, तो 2। रिडेम्पशन इज रिलेटेड टू मॉर्टगेजर्स राइट टू रिडीम, तो 1। एंड परचेजर इज रिलेटेड टू सेल, तो 4। 3, 2, 1, 4, ए इज द राइट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल ऑफ लीज? पार्टीज होनी चाहिए, ऑब्वियसली अगर पार्टी नहीं होगी तो लेसर लेसी कैसे होगा? प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऑब्वियसली राइट। लीज क्या होता है? इट इज़ अ राइट टू इंजॉय द प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टेन टाइम लिमिट, तो अगर प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो राइट ऑफ इंजॉयमेंट कहाँ से आएगा? पार्शियल ट्रांसफर, येस इट इज़ अ पार्शियल ट्रांसफर। इसको हम पार्शियल ट्रांसफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक लीज के अंदर ओनली राइट टू इंजॉय द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एंड नॉट द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, तो पार्शियली ट्रांसफर होता है। कंप्लीट ट्रांसफर इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो ये इसका कंप्लीट ट्रांसफर इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ लीज। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? टेनेंसी एट सफरेंस इज द स्मॉलेस्ट इंटरेस्ट जो कि एक पर्सन को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में मिल सकता है। नो, इट इज नॉट करेक्ट। ऑलराइट, टेनेंसी एट सफरेंस जो है ये आउट ऑफ अग्रीमेंट होता है, नहीं, अग्रीमेंट से टेनेंसी एट सफरेंस नहीं होता है। नॉर्मल टेनेंसी हमेशा अग्रीमेंट से होती है, बट जब अग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी जो टेनेंट है ही कीप्स ऑन रिजाइडिंग इन दैट प्रॉपर्टी, वो होती है टेनेंसी एट सफरेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो इसीलिए कभी भी अग्रीमेंट से तो ये होती ही नहीं है। टेनेंसी और विल ऑफ टेनेंसी एट सफरेंस इज पॉसिबल, सॉरी, transfer of will of tenancy at sufferance is possible. Tenancy at sufferance जो है वो transferable है, yes it is well transferable, तो C is the correct option. अब इनमें से क्या एक एक्शनेबल क्लेम है? एक्शनेबल की क्लेम क्या होता है? सेक्शन 3 ऑफ TPA एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन बताता है कि एनी डेट और क्लेम अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन और एनी इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज नॉट इन पोजेशन। तो ऐसा कोई क्लेम जो कि ट्रांसफर किया जा सकता है उसे बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। इसमें कॉपीराइट ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। Muslim women's right claim for unpaid dower, it is an actionable claim क्योंकि it is not a secured debt, इसमें unsecured debtor वाली पोजीशन पे होती है जो मुस्लिम वुमन होती है, unsecured creditor वाली पोजीशन पे होती है, सॉरी। सो इसीलिए दिस विल बी द आंसर। आगे भी देख लेते हैं। राइट टू गेट डैमेजेस, नो, इट इज ऑल्सो नॉट अनसिक्योर्ड। मीन्स प्रॉफिट, नो, तो बी इज द राइट आंसर। What shall be deemed to be a lease in cases of agricultural lease in the absence of, क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए टर्मिनेशन का एक एग्रीकल्चरल लीज का? ये चीज़ एग्जैक्टली सेक्शन 106 ऑफ TPA में बोली गई है कि अगर एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग लीज है तो वो ईयर टू ईयर वाली होंगी, और अगर अदर टाइप ऑफ लीज है तो वो मंथ टू मंथ वाली होंगी। ईयर टू ईयर वाले में 6 मंथ्स नोटिस होता है, मंथ टू मंथ वाले में 15 डेज का नोटिस होता है। ऑलराइट, तो सी इज द राइट ऑप्शन। Which of the following contains the doctrine of substituted security, section 73 of TPA? तो B is the right answer. Which property cannot be transferred? किस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफर नहीं कर सकते?
सेक्शन 6 जो है उसमें दी गई है ये सारी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि स्पेक सक्सेशनिस्ट है, मेयर राइट ऑफ री एंट्री है, एट्सेट्रा। तो पब्लिक ऑफिस सेक्शन 6 में साफ साफ बोला गया है कि नहीं कर सकते। स्पेक सक्सेशनिस्ट मेयर चांस टू सक्सीड नहीं कर सकते, राइट ऑफ री एंट्री नहीं कर सकते, तो ऑल ऑफ दीज किसी को भी नहीं कर सकते ट्रांसफ़र। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कौन से चैप्टर में दिया गया है? चैप्टर 2 ऑफ टीपीए। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 कब आया था? ये भी एक रीसेंट क्वेश्चन है। 2018 में हमारा पेपर हो रहा है, तो आप देखें 2018 वाला ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो अभी आया है कुछ टाइम पहले, उसमें से ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन था सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन अमेंड हुआ है, सेक्शन 173, और सेकंड क्वेश्चन है ये कि ये कब आया था। तो इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 11th of August 2018। ठीक है, तो बेसिकली आपको रीसेंट चीज़ों को पढ़ के जाना है। अगर आप अगली बार यूपी के लिए एम कर रहे हैं तो आपको रीसेंट, इवन अब आप जब अपने मेंस के लिए भी तैयारी अब शुरू करेंगे तो मेंस के टाइम पे भी प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको रीसेंट जजमेंट्स, रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स, रीसेंट लीगल ट्रेंड्स पढ़ के जाने हैं, क्योंकि पूरा पेपर उसी पे बेस्ड है। इन केस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन जो सब्सिक्वेंट इंटेंशन होता है वो कौन सा होता है? जो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन सेक्शन नंबर 403 इट यूजेस द वर्ड्स डिसऑनेस्टली। तो इंटेंशन क्या होगा? डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी अंडर सेक्शन 34 कौन से केस से आया था? बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, जिसमें 34 के बारे में बात हुई थी और 149 के बारे में भी बात हुई थी। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर, अब इसमें नॉट करेक्टली नहीं पूछा है, करेक्टली मैच्ड पूछा है। बहुत ज़रूरी है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे उसमें नॉट करेक्टली पूछा है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें इन्होंने करेक्टली पूछा है। तो आपको प्लीज़ इसके क्वेश्चन जो हैं बहुत केयरफुली रीड करने हैं। हार्बर सेक्शन 51A, ये फर्स्ट ही गलत है, 52A के अंदर है हार्बर। रॉन्गफुल लॉस 23 सही है। गैंग रेप अंडर 12 years of age 376 DB ये भी सही है। ये अभी अभी ऐड हुआ है 2018 वाला जो अपना अमेंडमेंट आया है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, उसी से ये सेक्शन ऐड हुआ है। एंड गैंग रेप 376D ये भी सही है। तो कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? ये 3 करेक्टली मैच्ड हैं। 2, 3 and 4 आर करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। So that is all about UP Judiciary Prelims which took place yesterday only, and आज हम उसका पेपर डिस्कशन आपके साथ लेके आए हैं। मैंने आपको बार बार बोला है कि रीसेंट जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर एमिंग फॉर यूपी। अब आई होप यू वेरी बेस्ट कि मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए हों इसमें। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर अच्छा है तो यू शुड नॉट वेट फॉर दी आंसर की। अगर आपको आइडिया है कि आप उतना स्कोर कर लोगे आज के हमारे पेपर सॉल्विंग सेशन में, आपको आपके मार्क्स तो आइडिया लग जाएगा क्योंकि अब आपको राइट आंसर्स पता है। तो अगर आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू दी लास्ट ईयर्स और 2016 का जो कट ऑफ था, अगर थोड़ा सा उसके कंपेयर करके, तो you should immediately start with your preparation of mains, because don't wait, because it may happen कि आपको मेंस के लिए ज़्यादा टाइम ना मिले। तो अब क्योंकि मेंस में आपके लोकल लॉज आएंगे, लॉ ऑफ टॉट आएगा, ऐसे कई सारी चीज़ें, जजमेंट राइटिंग, प्लीडिंग्स, आपको सारी चीज़ें करनी है। और लैंग्वेज आएगी, जीके जीएस का एक सेपरेट रिटन पेपर आएगा आपका। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है प्रीलिम्स के अलावा, जो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट आए हैं उसके अलावा। तो प्लीज़ स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन इफ़ यू आर श्योर अबाउट दैट यू आर गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स। तो ये हमने इतनी जल्दी जो है पेपर सॉल्विंग सेशन कल के एग्ज़ाम के बाद आज ही इसीलिए रखा है ताकि आपको जल्दी से जल्दी आंसर्स पता चल जाएं, आप अपने स्कोर्स एंटिसिपेट कर पाओ, रफली, नॉट एग्जैक्टली, रफली आप एंटिसिपेट कर पाओ। एंड यू शुड स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन एज सून एज यू आर डन एस्टिमेटिंग योर मार्क्स। So this was all about the paper discussion of UP. Best of luck for your results and best of luck for your preparation for mains. Thank you so much. Have a nice day.